नमस्कार, भारत भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी। आज का दिन देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा दिन था। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज नरेंद्र मोदी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया। ऐसा भाषण जो नजीर बन गया, न कोई स्क्रिप्ट, न कहीं सेकंड भर का भी पॉज। ऐसा भाषण जिसे देश का हर नागरिक सुनना चाहेगा, याद रखना चाहेगा और आने वाली पीढ़ियों को सुनाना चाहेगा। यही वजह है कि हम आप तक वो भाषण दोबारा लेकर आए हैं। हो सकता है आप उस दौरान कहीं व्यस्त रहे हो, ऑफिस में हो, या फिर भाषण पूरी तरह से सुन नहीं पाए हो। इसलिए भारत भाग्य विधाता में आज प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण जो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में दिया, इस वक्त आप सुन सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सदन में मैं पहली बार आज, मेरा प्रवेश भी नया है और भाषण का अवसर भी पहली बार हो रहा है। इस सदन की अधीर रंजन जी प्लीज। इस सदन की संसदीय परंपराएं बहुत ही उच्च रही हैं। इस सदन में काफी अनुभवी 3-3, 4-4 दशक से राष्ट्र के सवालों को उजागर करने वाले, सुलझाने वाले, लगातार प्रयत्न करने वाले वरिष्ठ महानुभाव भी इस सदन में विराजमान है। मुझ जैसा एक नया व्यक्ति जब कुछ कह रहा है, सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोकसभा में 50 से अधिक आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैंने सदन में रहते हुए कुछ और कुछ मेरे कमरे में बैठ करके, लेकिन करीब करीब सभी भाषण मैंने सुने हैं। एक बात सही है कि एक स्वर ये आया है कि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, कैसे करोगे, कब करोगे। मैं मानता हूं एक सही विषय को स्पर्श किया है और एक मन में आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है उसको पूरा करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमारे लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ये सिर्फ परंपरा और रिचुअल नहीं है। हमारे लिए उनके माध्यम से कही हुई हर बात एक सैंक्टिटी है, एक पवित्र बंधन है और उसे पूरा करने का हमारा प्रयास भी है और यही भावना हमारी प्रेरणा भी बन सकती है, जो हमें काम करने की प्रेरणा देती है। और इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को आने वाले समय के लिए हमने हमेशा एक गरिमा भी देनी चाहिए, उसको गंभीरता भी देनी चाहिए और सदन के हम सब ने मिलकर के उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। जब मतदान हुआ, मतदान होने तक हम सब उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में आने के बाद हम जनता के उम्मीदों के दूत हैं। तब तो हम उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में पहुंचने के बाद हम
जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। किसी का दायित्व दूत के रूप में उसको परिपूर्ण करना होगा, किसी का दायित्व अगर कुछ कमी रहती है तो रखवाले बन करके पूरी आवाज उठाना, ये भी एक उत्तम दायित्व है। हम सब मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। मुझे इस बात का संतोष रहा कि अधिकतम इस सदन में जो भी विषय आए हैं, छोटी मोटी नोकझोंक तो आवश्यक भी होती है, लेकिन पूरी तरह सकारात्मक माहौल नजर आया। यहां भी जो मुद्दे उठाए गए उसके भीतर भी एक आशा थी, एक होप थी। यानी देश के 125 करोड़ नागरिकों ने जिस होप के साथ इस संसद को चुना है, उसका प्रतिध्वनि इस तरफ बैठे हुए या उस तरफ बैठे हुए सबकी बातों में मुखर हुआ है। ये मैं मानता हूं एक शुभ संकेत है भारत के भाग्य के लिए। लेकिन एक बात मुझे हमने सोचनी होगी कि दुनिया के अंदर भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश, उस रूप में तो कभी कभार हमारा उल्लेख होता है, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है कि विश्व के सामने हम कितनी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं, हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं कितनी ऊंची हैं, हमारे सामान्य से सामान्य, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति की रगों में भी लोकतंत्र के प्रति की श्रद्धा कितनी अपार है। अपनी सारी आशा आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक माध्यम से परिपूर्ण करने के लिए वो कितना जागरूक है। क्या कभी दुनिया में हमारी इस ताकत को हमने सही रूप में प्रस्तुत किया है? इस चुनाव के बाद हम सबका एक सामूहिक दायित्व बनता है कि विश्व को डंके की चोट पर हम ये समझाएं, विश्व को हम प्रभावित करें। पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर के जितने मतदाता हैं, उससे ज्यादा लोग हमारे चुनाव में शरीक हो। ये कितनी बड़ी ताकत है हमारी। क्या विश्व के सामने भारत के इस सामर्थ्यवान रूप को कभी हमने प्रकट किया है? मैं मानता हूं हम सबका दायित्व बनता है। और हमने, ये बात सही है, कुछ बातों में 1200 साल की गुलामी की मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार हमसे थोड़ा ऊंचा व्यक्ति मिले तो सर ऊंचा करके ये बात करने की हमारी ताकत नहीं होती है। कभी कभार चमड़ी का रंग भी हमें प्रभावित कर देता है। उन सारी बातों से बाहर निकल करके भारत जैसा सामर्थ्यवान लोकतंत्र और इस चुनाव में इस प्रकार का प्रकट रूप विश्व के सामने एक ताकतवर के रूप में प्रस्तुत होने का समय आ गया है। और हमने दुनिया के सामने सर ऊंचा कर करके, आंख में आंख मिला करके, सीना तान करके भारत के 125 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य को प्रकट करने की ताकत रखनी चाहिए और उसको एक एजेंडा के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। भारत का गौरव और गरिमा इसके कारण बढ़ सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सरकार की पहली प्राथमिकता है, और हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों से पले हुए लोग हैं, जिन्होंने हमें अंत्योदय की शिक्षा दी थी। गांधी, लोहिया और दीनदयाल जी तीनों के विचार सूत्र को हम पकड़े तो आखिरी मानविक छोर पर बैठे हुए इंसान के कल्याण का काम इस शताब्दी के ये राजनीतिक चिंतन के तीनों महापुरुषों ने हमें एक ही रास्ता दिखाया है कि समाज के आखिरी छोर में जो बैठा हुआ इंसान है उसके कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। हमारी वो प्रतिबद्धता है। अंत्योदय का कल्याण ये हमारी प्रतिबद्धता है। गरीब को गरीबी से बाहर लाने के लिए उसके अंदर वो ताकत लानी है ताकि वो गरीबी के खिलाफ जूझ सके। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा औजार होता है शिक्षा। गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा साधन होता है
अंधश्रद्धा से मुक्ति। अगर हम गरीबों में जो अंधश्रद्धा के भाव पड़े हैं, अशिक्षा की अवस्था पड़ी है, अगर उसमें से उसको बाहर लाने में सफल होते हैं तो इस देश का गरीब किसी के टुकड़ों पर पलने की इच्छा नहीं रखता है। वो अपने बलबूते पर अपनी दुनिया खड़ी करने के लिए तैयार है। उतना सम्मान और गौरव से जीना गरीब का स्वभाव है। हम उसकी इस मूलभूत ताकत को पकड़ करके अगर उसको बल देने का प्रयास करते हैं, और इसलिए सरकार की योजनाएं गरीब को गरीबी से बाहर आने की ताकत दें, गरीब से गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दें, और शासन की सारी व्यवस्थाएं गरीब को सशक्त बनाने के लिए काम आनी चाहिए, और सारी व्यवस्थाओं का अंतिम नतीजा उस आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के लिए काम में आए, उस दिशा में होगा, तब जाकर उसका कल्याण हम कर पाएंगे। हमने एक शब्द प्रयोग किया है, रर्बन, गांवों के विकास के लिए, जो राष्ट्रपति जी के भाषण में हमने देखा। जहां सुविधा शहर की हो, आत्मा गांव की हो। गांव की पहचान गांव की आत्मा में बनी हुई है। आज भी वो अपनापन, गांव में एक बारात आती तो पूरा गांव को लगता है हमारे गांव की बारात है। गांव में एक मेहमान आता है तो पूरे गांव को लगता है हमारे गांव का मेहमान है। ये हमारे देश की एक अनमोल विरासत है, उसको बनाना है, बचाए रखना है। लेकिन हमारे गांव के लोगों को आधुनिक सुविधा से हम वंचित रखेंगे क्या? और मैं अनुभव से कहता हूं, अगर गांव को आधुनिक सुविधाओं से सज्ज किया जाए तो गांव देश की प्रगति में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर गांव में भी 24 घंटे बिजली हो, अगर गांव को भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिले, गांव के बालक को भी उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले। मान ले पल भर के लिए शायद हमारे पास हर गांव में अच्छे टीचर ना हो, लेकिन आज का विज्ञान हमें लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पूरी ताकत देता है। शहर में बैठ करके भी उत्तम से उत्तम शिक्षक के माध्यम से गांव के आखिरी छोर पर बैठे हुए स्कूल के बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। हम सैटेलाइट व्यवस्था का उपयोग, उस आधुनिक विज्ञान का उपयोग हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों न करें? अगर गांव के जीवन में हमें बदलाव लाए तो किसी को भी अपना गांव छोड़ करके जाने का मन नहीं करता है। गांव को, नौजवान को क्या चाहिए? रोजगार मिल गया तो अपने मां बाप के पास रहना चाहता है। क्या गांव के अंदर हम उद्योगों की जाल नहीं खड़ी कर सकते? एटलीस्ट हम एक बल दें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। अगर हम मूल्य वृद्धि करें, मूल्य वृद्धि पर हम बल दें, और आज उसकी एक ताकत है, उस ताकत को अगर हमने स्वीकार किया तो हम गांव के आर्थिक जीवन को भी, गांव की व्यवस्थाओं के जीवन को भी बदल सकते हैं, और किसान का स्वाभाविक लाभ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारी इतनी कृषि यूनिवर्सिटीज है, बहुत रिसर्च हो रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि जो लैब में है वो लैंड पर नहीं है। लैब से लैंड तक की यात्रा, जब तक हम उसको बल नहीं देंगे, हम कृषि को परंपरागत कृषि से बाहर ला करके आधुनिक कृषि की ओर जाने की आवश्यकता है। जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कैसे करोगे, मैं इसलिए एक विषय को जरा लंबा खींच करके बता रहा हूं कैसे करेंगे। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अप्रैल मई जून के अंदर जब वैकेशन में गांव जाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जो 10+2 की स्कूल्स है जिसमें एक लेबोरेटरी होती है, क्यों न वैकेशन में वो लेबोरेटरी को सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में कन्वर्ट किया जाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो कि वैकेशन में अपने गांव जाते हैं, उनको स्कूलों के अंदर काम में लगाया जाए, और वैकेशन के अंदर वो अपना सॉइल टेस्टिंग का काम उस लेबोरेटरी में करें। उसकी कमाई होगी, उस स्कूल को कमाई होगी, और उसमें से अच्छी लेबोरेटरी बनाने का इरादा बनेगा। एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हम छोटे 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 प्रायोगिक उपाय करेंगे तो हम चीजों को बदल सकते। महंगाई को दूर करने का हमने वादा किया है, और हम इसमें प्रामाणिकता से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।
और इसलिए नहीं वो सिर्फ चुनावी वादा था इसलिए कर रहा है। ये हमारी सोच है कि गरीब के घर में शाम को चूल्हा जलना चाहिए, गरीब के बेटे आंसू पी करके सो जाएं, ये स्थिति में से बदलाव आना चाहिए। और ये हम सबका कर्तव्य है, राज्य हो, राष्ट्रीय सरकार हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हिंदुस्तान का कोई गरीब भूखा न रहे। और इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम इस काम को करना चाहते हैं। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया सालों से ढांचा चल रहा है, क्या उसको आधुनिक नहीं बनाया जाता? प्रोक्योरमेंट का काम कोई अलग करे, प्रिजर्वेशन का काम कोई अलग करें, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम अलग करें। एक ही व्यवस्था को 3 हिस्सों में अगर बना दिया जाए और तीनों की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाए, मैं दावे से कहता हूं कि हम स्थितियों को बदल सकते हैं। हमारी माताएं बहनें, भारत को विकास यात्रा में हमारी 50% जो जनसंख्या हमारी मां बहनें, उनको निर्णय में भागीदार बनानी पड़ेगी। उनको हमें आर्थिक प्रवृत्ति से जोड़ना होगा। विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है तो हिंदुस्तान की 50% हमारी मातृशक्ति है, उसकी सक्रिय भागीदार को हमें निश्चित करना होगा। उनके सम्मान की चिंता करनी होगी, उनकी सुरक्षा की चिंता करनी होगी।